तो नंबर सिस्टम में रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस हो सकते हैं प्राइम नंबर्स पर बेस्ड। ठीक, लास्ट क्लास में हमने समझा था कि प्राइम नंबर क्या होता है। राइट, एक संख्या जिसे दो केवल दो संख्याएं जो एक दूसरे से भिन्न हो, भाग हो सके, दो से अधिक संख्याओं से भाग ना हो, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, नंबर विच इज डिविजिबल बाय द टू डिस्टिंक्ट फैक्टर, राइट, ओनली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर, राइट हो ना। तो हम इस पॉइंट से इस प्राइम नंबर को समझते हैं। अब समझते हैं कि मैथमेटिक्स में प्राइम नंबर का रोल क्या है, में और कितना क्वेश्चन उसमें पूछा जा सकता है या क्या बेनिफिट। तो सबसे पहले बात करते हैं, प्राइम नंबर हम समझ चुके हैं, राइट। तो हम आज बात करेंगे प्राइम फैक्टर्स, जिसे हम हिंदी में अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। राइट, अभाज्य गुणनखंड की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन को समझने के लिए समझना होगा कि जो फैक्टर है वो दिखने में एक प्राइम नंबर होना चाहिए। अब अगर आप प्राइम फैक्टर की बात करोगे तो किस नंबर की बात करोगे? जाहिर सी बात है कंपोजिट नंबर की। यस और नो? तो किसी कंपोजिट नंबर को अगर हम देखें, फर्ज कर लीजिए कि मेरे पास एक नंबर 4 है, आप इसे क्या कहेंगे? ये एक कंपोजिट नंबर। ये 4 जो है आपका, ये एक कंपोजिट नंबर है। इस कंपोजिट नंबर के अगर हम ये कहें कि ये कितनी संख्याओं से डिवाइड हो सकता है, तो ये क्वेश्चन हमारा प्राइम फैक्टर का नहीं हुआ, क्योंकि ये डिवाइड 4 से भी हो सकता है और 4 प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। इसलिए प्राइम फैक्टर की जब बात आएगी तो किसी कंपोजिट नंबर को अगर आप लिखना चाहेंगे तो उसे इस तरीके से लिखेंगे, उन्हें मल्टीप्लाई करने पर भी वो नंबर आ जाए। यानी कि जिन फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करें, उन्हें मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आ जाए जिसके हम फैक्टर लिख रहे हैं। ऐसा करने के लिए आप स्कूल टाइम में एक चीज करते आए हैं, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और इस तरीके से ये जो आपके दो फैक्टर हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 आ सकता है। समझ आई मेरी बात? अब मैं अब आपसे कहूं कि 4 में कितने प्राइम फैक्टर हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स की आप बात करोगे तो 4 के 2 प्राइम फैक्टर। यहाँ पर इसके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स 2 कंसिडर होंगे। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक नंबर 12 है, राइट, तो 2 दूनी 4 दिया 12, सो दीज आर हाउ मेनी फैक्टर्स? 3। तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इस केस में कितने हो गए? ये बात समझ आई? किसी फैक्टर के रिपीट होने से ऐसा नहीं सोचेंगे आप कि उनमें से किसी एक को कंसिडर। जैसे किसी पिता के 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं तो हम ये कंसिडर करेंगे कि 2 बेटे हो सकते हैं, 1 बेटी, यस, या 2 बेटी या 1 बेटा, तो उसके बच्चे तो 3 ही कंसिडर होंगे ना। तो इसलिए ऐसा ना सोचें कि 2 और 3 को ये सोचकर आप उत्तर दे दें कि 12 के प्राइम फैक्टर 2 और 3 यानी कि 2 ही तरह के नहीं, नंबर ऑफ कितने हैं। यस और नो? समझ आई बात? अब इस पे बनने वाले क्वेश्चनों की बात करें तो वो आपसे पूछेगा, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन 12 की पावर 12 की पावर 15 में कितने प्राइम फैक्टर होंगे। अब इस सवाल को अगर हम मैथमेटिकली बिल्कुल एक बात समझें तो 12 को आप पहले फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिलेगा 2 दूनी 4 तिया 12, और इसकी पावर अगर 15 है
तो इसका मतलब है ये 15 पावर इसकी भी है, इसकी भी। अगर मैथमेटिकली इसे खोलेंगे तो 2 की पावर 15 होगी, फिर 2 की पावर 15 होगी, फिर 3 की पावर 15। यानी काउंटिंग की अगर बात आए तो 15 कितनी बार है? तो लॉजिकली अगर हम कहें कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स 45, यस और नो? काउंटिंग कर रहे हैं ना बेटा। अगर आप इस 2 को 15 बार लिखोगे और इस 2 को भी 15 बार लिखोगे और 3 को 15 बार लिखोगे तो गिनने में तो 45 बार आ जाएगा ना टोटल। तो इस पे आपने जो टाइम है ज़्यादा वेस्ट नहीं करना। तो सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि जो 12 है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। पहली बात, ये नंबर्स प्राइम नंबर, इनकी संख्या आपको दिख रही है 3 है और इसकी पावर आपको दिख रही है 15 है। तो आंसर आपका डायरेक्ट तरीके से खोल के लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब ऐसे ही अगर आपसे पूछे फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स 12 की पावर 18 इंटू पावर 12 इंटू 10 की पावर। अभी ये क्वेश्चन जितना पहले वाला है उतना ही बाद वाला है। तीनों पार्ट को सॉल्व करके ऐड करना है। तो पहले पार्ट में अगर आप देखेंगे, इसके अंदर जो प्राइम फैक्टर्स होंगे 3 होंगे, है ना? 2 दूनी 4 तिया। इसमें अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा 3 पंजे 15 और इसमें 2 पंजे 10। यस और नो? अब ऊपर वाले सवाल को देखो। इस 15 का हमने इस्तेमाल इस नंबर ऑफ फैक्टर्स की वजह से 3 से मल्टीप्लाई। इसका इस 18 का इस्तेमाल हम किससे करें? इस 12 का किससे करें? और इस 7 का किससे करें? 2। बच्चा कंफ्यूज क्या होता है, सर यहाँ मल्टीप्लाई का निशान है, यहाँ क्या लिखें? ऐड। क्यों? क्योंकि आप एक्सपोनेंट्स काउंट कर रहे हो। काउंट करना मतलब ऐड करना है। तो आपके पास ये हो गया 54, 24, 14, 4 4 8 4 12, 5 2 7 और 1 8 और 1 9। आंसर इज 92 प्राइम फैक्टर्स। इस संख्या के 92 अभाज्य है। अब प्राइम फैक्टर का दूसरा जो यूज है, ये तो एक क्वेश्चन हो गया, समझ आ गया आपको। प्राइम फैक्टर्स यूज्ड टू फाइंड एलसीएम ऑफ नंबर। इस संख्याओं का अगर हम लघुत्तम निकालना चाहते हैं, यहाँ पर भी हम अभाज्य गुणनखंड का देते हैं। हम क्या करते थे? हम कहते थे कि जी एलसीएम निकालना हमें आता है। एलसीएम निकाल रहे हैं किसका? 12 का, 15 का। एलसीएम निकालने का तरीका क्या था हमारा? हम इस्तेमाल करते थे 12, 15 और 18 को एक साथ, ये मानते हुए कि अगर ये 2 से भाग होते हैं तो 2। यस और नो? फिर दोबारा देखते थे कि कोई इवन नंबर है तो 2 से फिर कर लेते। उसके बाद अगर कोई इवन नंबर नहीं रहता था तो फिर 2 से मल्टीपल की कोई संख्या ट्राई नहीं करते थे, फिर अगला प्राइम नंबर मिस यूज करते अगर है तो। फिर 3, देन 5।
अब इन नंबर्स के साथ अगर हम बात करें तो यही वो नंबर है जिनसे एलसीएम निकल। आप क्या करते आए हैं सर? मीन्स योर एलसीएम ऑफ 12, 15 and 18 is 180 because this is the product of these primes. Yes or no? अब आपने क्या नहीं करना है, ये जो आप करते आ रहे हैं ये एक ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड है और आप महसूस करेंगे कि एलसीएम निकालने के लिए कोई यूज नहीं। एलसीएम अगर यूज हो रहा है तो इनको मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो हमारा तरीका हमें चेंज करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि इन तीन संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए 5 प्राइम फैक्टर्स की। अब ये 5 इसको किए बगैर लाने हो तो कैसे ला सकते हैं? जाहिर सी बात है ये फैक्टर्स इन्हीं के ही हैं। अब इनके फैक्टर में इस्तेमाल करते समय ये 180 लाना चाहते हैं आप, डायरेक्ट 12 को देखिए आप, एक ही बार में आप 2 दूनी 4 या 12 लिखेंगे तो ये जो स्टेप का काम है वो एक बार में हो गया। अब आपको तो सिर्फ ये समझना है कि 15 क्या है। 15 एक नंबर है जो कि कंपोजिट नंबर है और वो कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आना है। 3 से ही आ सकता है, तो 3 से आ सकता है तो क्या मल्टीप्लाई करोगे? 5। फिर आप देखोगे कि मेरे इन 4 स्टेप के काम में से 1 2 3 4 तो आ गए, ये कैसे आएगा? एक संख्या भी तो पेंडिंग है हमारे पास। पेंडिंग नंबर 18 के बारे में अगर हम कहें, 18 के पॉइंट ऑफ व्यू से 18 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है। अगर दोनों से डिवाइड होता है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया? 6। अब 6 को इससे डिवाइड करोगे तो एक नंबर चाहिए आपको 3, वो यहाँ पे है नहीं, इसको तो आप यूज कर चुके, तो आपको डालना पड़ेगा 3 और इस तरीके से यही आपका 180 आ जाएगा विदाउट दिस प्रोसेस एंड वही फैक्टर है। तो शॉर्ट में आप प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से अगर एलसीएम निकालना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। ऑल डन, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन हो, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 15, 20, 25, 30, 36 एंड 40। अगर इन संख्याओं का आप लघुत्तम निकालना चाहते हो, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 संख्याओं में एलसीएम निकालने के लिए क्या होगा? सबसे पहले आप 12 का इस्तेमाल करें। 12 मतलब 2 दूनी 4 तिया 12, वही 15। 15 किसकी टेबल में आएगा? 3 की। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 5। उसके बाद आप 20 को देखें तो 25 और 2 और 2, 2 दूनी 4 4 पंजे 20 से बनी गया। यस और नो? तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगला आप 25 देखें जो 5 से बनेगा। उसके बाद 30 है, तो 2 3 जा 6 6 5 जा 30। उसके बाद 36 है, 2 दूनी 4 तिया 12 12 तिया 36। उसके बाद 40 है, 2 दूनी 4 पंजे 20 20 दूनी 40। यस और नो? अब इन्हें आप मल्टीप्लाई करें, थोड़ा स्मार्ट वर्क करें। 2 और 5 को पहले मल्टीप्लाई करें और बाकी नंबर्स को जो बचे हैं उनको अलग से करें, जैसे 2 3 और 3। 3 तिया 9 दूनी 18, इस 2 और 5 का 10, 2 और 5 का 10, यानी कि ये आपका आंसर हुआ। 1800 इज द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। समझ आई बात? पूछ लो कोई दिक्कत है तो। ऋषा बेटा समझ आ रहा है? कोमल? डन?
अब जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पता लगेगा कि एलसीएम है? ध्यान से देखो, ये जो नंबर है वो इन सबसे डिवाइड होगा, राइट? तो दिस इज डिविजिबल नंबर। एम का मतलब होता है मल्टीपल। अगर किसी भी संख्या का मल्टीपल आप लिखोगे तो वो मल्टीपल उस संख्या से तो डिवाइड होगा। अगर आप 5 का मल्टीपल बोलोगे 15 है तो 15 क्या है, डिवाइड होगा 5 से। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये इन सबका मल्टीपल है, तो यानी कि ये जो नंबर है ये इनसे डिविजिबल है। अब अगर मैं कहूँ कि मल्टीपल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसे पता नहीं कितने मल्टीपल्स होंगे। इन मल्टीपल्स पे आप आगे जाओगे तो आपको पता लगेगा कि अनंत है, इन्फिनिटी लेवल पर नंबर है। तो इस नंबर को जब आप देखोगे इनके कंपैरिजन में, दिस इज वर्स्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन ऑल। इन सभी से छोटा है, ये इससे छोटा होगा। लेकिन अगर कायदे से कहूँ तो ये सबसे छोटा है। तो जब इस नंबर को हम सबसे छोटा देखते हैं, इसीलिए यहाँ पर एल लिखा होता है, जिसका मतलब होता है लीस्ट, राइट? और ये क्या है, ये इन सबके लिए कॉमन वैल्यू है, जो ये नंबर जो है इन सबसे डिवाइड होगा, तो इन सबके लिए कॉमन मल्टीपल है। अंडरस्टूड? तो इसका नाम जब बना तो नाम बना लीस्ट, इसकी वजह से। और ये इन सबके लिए है, तो ये क्या हुआ, और है क्या, मल्टीपल। इसीलिए आप एलसीएम को लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, और ये इनसे मल्टीपल होने की वजह से एक डिविजिबल नंबर होता है, यानी कि पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या। तो जिसे आप एलसीएम कह रहे हैं वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल एक डिविजिबल नंबर है, यानी कि लीस्ट डिविजिबल नंबर है। तो इसकी जब भाषा बनती है, जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो चैप्टर पैदा हो जाता है एलसीएम एंड एचसीएफ। यस और नो? उस एलसीएम एंड एचसीएफ के चैप्टर में किस तरह से लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी रोल हमारा प्राइम फैक्टर के अंदर ही आता है। तो हम देखते हैं सवाल क्या होगा, ये नोट कर लिया। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे होगी, फाइंड द लीस्ट नंबर। अब जाहिर सी बात है कि जो आप निकालने वाले हो एक नंबर ही है, तो वो लीस्ट नंबर ही बोलेगा। लेकिन लीस्ट नंबर के साथ अब कंडीशन क्या आनी चाहिए, डिविजिबिलिटी की। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली divisible. Find the least number which is exactly divisible by 12, 15, 18, 20, 30, 45 and 54 respectively. यहां से आपको समझ आता है नंबर सिस्टम में कि प्राइम फैक्टर के लिए बनने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनकी लैंग्वेज कैसे कैसे होती है। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि ये क्या क्या समझ आ रहा है, एक शब्द आपको ये समझ आना चाहिए, यहाँ पे लिखा है एग्जैक्टली डिविजिबल और एक लिखा हुआ है लीस्ट नंबर। तो लीस्ट और एग्जैक्टली डिविजिबल देखते ही आप समझ जाओगे ये सवाल एलसीएम का है। और जैसे ही आपके दिमाग में बात आएगी प्रॉब्लम एलसीएम की है, तो अंदर से जवाब आएगा प्राइम फैक्टर, तब आपको ये प्राइम फैक्टर से निकालने को मिलेगा। 12 मतलब 2 दूनी 4 तिया 12, 15 मतलब 3 पंजे 15, 18 मतलब 3 दूनी 6 तिया 18, 20 मतलब 2 दूनी 4 पंजे 20, और फिर 30 मतलब 2 तिया 6 पंजे 30, और 45 मतलब 3 पंजे 15 तिया 45, और 54 मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27 दूनी 54। संख्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन कंसेप्ट इतना इजी हो गया है कि हम आराम से कर पा रहे हैं। हमारा आंसर क्या है, 2 पंजे 10, 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54, 54 गुणा 10, एंड दैट आंसर इज 540। यस और नो? तो अब आपको समझ आना चाहिए कि एलसीएम का सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो ट्रेडिशनल मेथड जो हम स्कूल टाइम में यूज करते आ रहे हैं, लाइन खींच के, उसकी जरूरत नहीं है। अब प्राइम फैक्टर के देखो ना, मैं एक सिर्फ प्राइम फैक्टर शब्द पे काम कर रहा हूँ और 15-20 मिनट से हम इसी पे काम कर रहे हैं। लोग पढ़ते कैसे हैं, एक क्वेश्चन कर लिया उससे संबंधित और हो गया, फिर जब उनकी नॉलेज ही पूरी नहीं होती तो एग्जाम में कहते हैं पेपर टफ आया था, टफ नहीं आया था, आपको पता ही कम था। तो जब भी मैं आपसे बात करूंगा तो मेरी कोशिश ये रहेगी मैं जिस वर्ड पे बात करूँ उसमें पूरा वर्ल्ड जो सोचता हो, जिस तरह से भी पूछता हो, तो सब चीजें एक साथ में आ जाए, ताकि उसकी एप्लीकेशन समझ आए कि ये यूज क्या है इसका।
भाई अगर मैं छोटी सी बात कहूँ कि लाइनर होता है ना, लड़कियों के पास होता है ना लाइनर, उसका क्या यूज होता है? वो क्या उसका एक ही यूज होता है? बताओ, आपसे पूछ रहा हूँ। जो आईलाइनर हम यूज करते हैं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मैं लड़की तो नहीं हूँ। उस आईलाइनर का सिर्फ आईलाइनर की तरह यूज हो सकता है या कुछ और यूज होता है? कर सकते हैं, जैसे बिंदी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं उसका। कर सकते हैं ना। कहने का मतलब है चीज का इस्तेमाल तो पता हो। आपने सुन लिया प्राइम फैक्टर होते हैं कुछ, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं ये तो पता लग जाए। यस और नो। कुमकुम की तरह भी इस्तेमाल कर लेते हैं अगर उसको मेकअप रूम में इस्तेमाल करना हो तो। सर आपको कैसे पता? क्वेश्चन तो ये है, सर आपको कैसे पता? मैं कई बार यूज कर चुका हूँ। क्योंकि कहाँ जब मैं रामलीला करता था तो कई बार मेकअप वगैरह करना होता था। जब मेकअप करते थे तो उस समय हमारे पास सारे सामान रखे होते थे, टूल किट रखी होती थी। तो उस समय कलर से बनाने से ज्यादा उससे ज्यादा जल्दी बन जाता था। कहने का मतलब है पता हो कि इस्तेमाल हो सकता है, आपको पता लग रहा है कि प्राइम फैक्टर का यूज कहाँ हो सकता है क्वेश्चन में, किस चैप्टर में हो सकता है, तो आपके लिए क्वेश्चन आसान है। उधर क्या देख रहे हैं प्रिंस की तरफ? सर बहुत सारे काम कर चुके हैं यार। तो एक छोटा सा काम है पढ़ाना, तो पढ़ाना तो मेरे को कभी हाथ में मेरी किताब देखी है कभी कोई? जरूरत पड़ती है मुझे? कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये तो मेरे समझ लो काटो तो निकलेंगे क्वेश्चन। इतने साल हो गए इसे करते हुए, ये बहुत इजी और रिलैक्स जॉब है मेरे लिए। अब देखो, फाइंड दी लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज exactly divisible by 12, 18, 25, 30, 36 एंड 45 रेस्पेक्टिवली। मुझे सिर्फ इतनी सी बात समझा दो कि क्या ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से एज इट इज हूबहू है या कुछ फर्क है? थोड़ा सा फर्क दिखेगा आपको। लैंग्वेज में देखना, यहाँ पर लिखे हुए शब्दों में सिर्फ लीस्ट नंबर है और यहाँ पर लिखे हुए लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसका मतलब है कि आपके पास एक एडिशनल क्वालिटी बढ़ गई, बाकी सारे क्वेश्चन में सब कुछ वही था। अगर यहाँ कुछ ऐड हुआ है तो परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि आप जिसे आंसर बोलना चाहते हैं उस आंसर का एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना जरूरी है, बाकी सारी वही कंडीशन रहेंगी। तो हम क्या करें, यहाँ पे हमें एक नॉलेज देखनी होगी कि अगर आपके पास कोई नंबर 4 है जिसे आप कहते हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके फैक्टर्स के एग्जैक्ट पेयर है। यानी कि जो फैक्टर हैं वो पेयर में होते हैं, अकेले नहीं होते हैं, तभी किसी नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। मीन्स अगर हमने एलसीएम वाली थ्योरी को फॉलो करने के लिए प्राइम फैक्टर का इस्तेमाल किया तो ठीक होगा, लेकिन उसमें कमी क्या होगी? अगर उसको हमने मल्टीप्लाई किया तो उसका मल्टीप्लीकेशन तब करें जब सब नंबर अपने पेयर में हो, ताकि परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन फॉलो हो जाए। अब लॉजिक अगर हम समझे बेटा, तो हम पहले समझते हैं कि भाई अगर ये लीस्ट नंबर और डिविजिबल की कंडीशन होती तो एलसीएम होता, तो अपन एलसीएम ही निकालते हैं। तो एलसीएम निकालते तो नंबर है 12, 2 दूनी 4 तिया 12, अब 18, 2 तिया 6 तिया 18, मतलब ये दो नंबर यूज हो गए। 25, 5 पंजे 25 पूरा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि कुछ अवेलेबल है नहीं। 30, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 36, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, 45, 3 तिया 9 पंजे 45। अब ध्यान से देखिए कि जो आपके फैक्टर आए हैं उन्हें आप मल्टीप्लाई करते हो फिलहाल, तो आपका माइंड सेट है कि आप एलसीएम निकाल रहे हो, आपका माइंड सेट है एलसीएम निकाल रहे हो। लेकिन आप इतने लकी हो इस क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पर आपका माइंड सेट ये भी कह रहा है कि सबके सब फैक्टर बाय डिफॉल्ट पेयर में आ गए हैं। राइट, आए है ना? तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ा, क्योंकि जो नंबर हमारे पास ऐसे फैक्टर एलसीएम के लिए आए वो सब पेयर में आ गए। तो जब ये पेयर में आ गई तो इनका मल्टीप्लीकेशन क्या है? 4, इसका 9 और इसका 25। तो 25 चौके 100 और गुणा में 9, तो आपका आंसर हो गया 9 गुणा में 100, दैट आंसर इज 900। यस और नो? अब इस 900 की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये 900 क्या है? ये एलसीएम है। ये 900 क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। मल्टीप्लाई करने पर आने वाला ये नंबर हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता।
यदि आप थोड़ा सा पीछे जाएं पिछले क्वेश्चन में तो आपको पाएंगे कि ये जो आपने मल्टीप्लाई किया था ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये एलसीएम ही रह गया। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 का जोड़ा है, 2 का है और इस 3 और 5 का नहीं है, और यहाँ पर रिक्वायरमेंट भी नहीं है, इसलिए हम केयर भी नहीं कर रहे। बट इस क्वेश्चन के अंदर ये रिक्वायरमेंट है कि आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि आप मल्टीप्लाई करते समय ये देख लें कि सबके जोड़े हों। अब आप कहोगे सर इसमें तो जोड़े बन गए थे, अगर हम एलसीएम निकाल रहे होते और जोड़े ना बन रहे होते तो क्या करते? एक और सवाल देखेंगे, यस और नो। तुम्हारा एक्स्ट्रा आ रहा है 45 के लिए क्यों डाला बेटा? ऑलरेडी तेरे पास 339 था, क्यों एक्स्ट्रा डाल रही है? एक सवाल और देखते हैं। फाइंड दी लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर which is exactly divisible by 12, 20, 30, 40, 45 and 50 respectively। लैंग्वेज बिल्कुल वही है बेटा, बस समझना ये है कि क्या जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर हमें सबके पेयर मिल गए थे इसमें मिल पाएंगे? नहीं मिल पाए तो क्या करेंगे? कंडीशन बदली नहीं है, यहाँ पर वही चीज है, लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर के साथ एग्जैक्टली डिविजिबल वाली कंडीशन भी है। इनको दोनों को देखते हुए ये एलसीएम का ही प्राइम फैक्टर का एप्लीकेशन प्रॉब्लम है। इसे सॉल्व करते समय 12 पे आएंगे, आप बोलेंगे 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 पंजे 30, 2 तिया 6 पंजे 30, 40 मतलब 2 दूनी 4 पंजे 20 दूनी 40, 45 मतलब 5 तिया 15, 15 तिया 45, 50 मतलब 5 दूनी 10, 10 पंजे 50। यस और नो? अब जब लॉजिक देखेंगे तो यहाँ इसका पेयर बन गया, यहाँ इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, बट इस दो का पेयर नहीं बना। तो जब आप इन्हें पेयर में लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि दो अकेला है। यस और नो? तो इस दो के अकेले होने की वजह से जब आप इसे लिखेंगे 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 5 पंजे 25, ये जो बेचारा दो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही कहाँ है? तो हम कहेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करके तो हो सकता है, लेकिन इसके बगैर तो एलसीएम नहीं हो सकता। तो फिर हमें अपनी तरफ से एक एडिशनल 2 डालना पड़ेगा, यानी कि 25 चौके 100 गुणा 9। अब ये जो 2 बच रहा है, ये जो 2 बच रहा है, यहाँ पर हमारे को 1 2 अपनी तरफ से डालना पड़ेगा, ये वाला 2, तब ये नंबर जाके आपको सही आंसर देगा। 9 दूनी 18 दूनी 36, 3600 आंसर आएगा। अगर आप ये दो नहीं डालते, अगर ये दो नहीं डालते तो आपका आंसर आएगा 1800, और 1800 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3600 होगा। समझ आया? तो अब दोबारा सुनो मैंने क्या कहा। एलसीएम निकालते समय प्राइम फैक्टर का बेसिक लगाने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई फैक्टर ऐसा है जो अकेला है, तो उसके लिए अपनी तरफ से आपको हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक समझ आया? तो आपको यूं समझना है, इसको आप ऐसे समझे बेटा कि जब आप इसे सॉल्व कर रहे थे तो आपको बस ये देखना था, यहाँ पर ये इसका जोड़ा बना, ये इसका जोड़ा बना, ये इसका जोड़ा बना, और इसका जोड़ा आप बनाने लगे तो नहीं है, तो इसका मतलब है ये आपने दो अपनी तरफ से डाला है, राइट? अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए? ये हो गया 2 दूनी 4, ये हो गया 2 दूनी 4, ये हो गया 5 पंजे 25, और ये 3 तिया 9। इनको सबको मल्टीप्लाई करने में कंफर्ट जोन क्या है? तो 36, 100 गुणा 36। हमेशा अपने आप को ऐसे मल्टीप्लीकेशन में रखो कि आप सॉफ्टली मल्टीप्लाई कर सको। ऐसा ना करो
2 दूनी 4 ती 12, 12 पंजे 60, 60 दूनी 120, 120 360, 360 पंजे 1800, 1800 दूनी 3600। आप नहीं कर पाएंगे ऐसे, स्टूडेंट है। तो आपका सॉफ्ट जोन कौन सा है? 2 और 5 को जहां देखो उन्हें पहले मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि वो नंबर बड़ा नहीं होने देते। 2 पंजे 10 से वो और छोटा ही हो जाता है। यस और नो? ये कंफर्म हो जाता है कि आपके आंसर के एंड में कितनी जीरोस आ सकती हैं। यानी कि अगर यहाँ पर 5 और 2 के जोड़े अगर आप बना लो, 5 2 5 2, तो 2 जोड़े बन गए, तो आखिरी में 2 जीरो आ रही है। यस सर, ठीक। अब जो प्राइम फैक्टर का और थोड़ा सा कंसेप्ट है जिसे हम और समझना चाहें, तो एलसीएम नहीं है, राइट? एलसीएम का तो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना जब प्राइम फैक्टर की नॉलेज हो गई तो। और है एक चैप्टर हम पढ़ते थे 8th क्लास के अंदर, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। उसके अंदर जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो दो तरीके थे परफेक्ट स्क्वायर निकालने के, स्क्वायर रूट निकालने के। एक था फैक्टर मेथड और एक था लॉन्ग डिवीजन मेथड, से हम कॉन्टिन्यू डिवीजन भी करते थे लगातार। तो अगर मैं ये कहूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड था, तो क्वेश्चन में क्या था देखो, मैं एक संख्या लिखूं तो जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर ये क्वेश्चन है कि उसका स्क्वायर रूट पूछा जाता है। आपसे एक सिंपल सी बात कर रहा हूं कि मैं लिख रहा हूं फाइंड दी स्क्वायर रूट ऑफ 456,257। इस नंबर का स्क्वायर रूट निकल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। आप कहोगे सर नंबर आपने लिखा, आपको पता होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहां पता कैसे लग रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? इसका सबसे बड़ा कारण है ये 7। जो ये 7 है, इसकी वजह से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्योंकि कुछ नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, उनकी शर्तें होती हैं यूनिट प्लेस पर क्या नहीं हो सकता। अगर हम इस बात को पहले समझना चाहें कि सवाल स्क्वायर रूट निकाल के दे सकता है या नहीं, तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पूरी करनी पड़ेगी। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि इसका आंसर डेसिमल में ही आ सकता है, एग्जैक्ट नहीं आ सकता। तो ये बात नहीं है कि हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, हम हर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट निकाल पाए उसके लिए उसका परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है। किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या जरूरी है? उसके पेयर होने चाहिए फैक्टर्स। तो घूम फिर के बात तो वहीं आ गई प्राइम फैक्टर। तो हम इसके प्राइम फैक्टर करने लगेंगे तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ये ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा कि हो सकता है इसके हम प्राइम फैक्टर ही ना कर पाए सारे के सारे। यस और नो? तो प्राइम फैक्टर के बेस पर बनने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या कंडीशन आती है? कंडीशन आती है डिवाइड और डिवाइड और मल्टीप्लाई। जब हम डिवाइड और मल्टीप्लाई की बात के साथ क्वेश्चन बनाएंगे तो शायद हमारे प्राइम फैक्टर के क्वेश्चन बनने लगेंगे। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ छोड़ दिया हमें, कि आपको कैसे पता कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? 7 की कौन सी ऐसी कंडीशन हो गई? तो हम दोनों बातों को लेके चलते हैं। क्या? यदि मैं आपसे कहूँ कि पूरी दुनिया में संख्याओं की बात करें तो अनंत है, लेकिन अंकों की बात करें तो वो सीमित है। When I'm talking about the numbers infinity, when I'm talking about digits, that is limited 0 to 9। अगर मैं 0 to 9 की बात करूं, यानी कि मैंने कहा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर मैं इन नंबर्स की बात करूं और मैं कहूं मुझे इनका स्क्वायर निकालना है, तो ऑफ कोर्स मुझे इन्हीं से इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूं? पेयर की कंडीशन को फॉलो करके समझ सकता हूं कि कोई स्क्वायर नंबर अपने आप में क्या कहना चाहता है, कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो। यहां से एक थ्योरी निकल के आएगी बेटा, और वो थ्योरी ये कहेगी कैसे पता लगता है कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता होने की कंडीशन और नहीं होने की कंडीशन डेफिनेट कैसे पता लगती है? आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? ज्यादा ज्यादा 0। इसको किया तो क्या आया? 1 आया। इसको किया तो 4 आया। इसको किया तो 9 आया। इसको किया तो 16 आया। इसको किया तो 25 आया। इसको 36 आया। इसको 49 आया। इसको 64 आया, और इसका आया 81। यस और नो? अब जरा आप ध्यान से देखो, ये यूनिट प्लेस हैं, यही दिखाई देते हैं संख्याओं में, और ये इनके रिजल्ट्स हैं। इन रिजल्ट में कैटेगरी बनाते हैं कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके यूनिट प्लेस पर 0 हो सकता है,
1 हो सकता है, 2 नहीं है कहीं पे भी, 3 नहीं है कहीं पे भी, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं, यानी कि ये है, राइट। अब इस बात से ये समझ आता है कि यूनिट प्लेस पे 0 1 4 5 6 9 होने का मतलब ये कतई नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, हो सकता है। तो अगर अगर ये यूनिट प्लेस है तो मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसका मतलब है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। समझ आई मेरी बात? अब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है तो क्वेश्चन पैदा हो जाते हैं, हो सकता है तो बताओ, या फिर ये बताओ कि है या नहीं है, यस और नो। लेकिन इसको ध्यान से देखने के बाद आपको पता लगेगा इन डिजिट में से आपको ये 2 डिजिट्स और ये 2 डिजिट यहां नहीं मिली, यानी कि इफ यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर बिलोंग्स टू 2 3 7 और 8, राइट, राइट। अगर किसी भी संख्या जिसको हम ये कह रहे हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, लेकिन अगर उसके यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 में से कोई भी एक डिजिट आ जाती है, ये कंफर्म है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। इफ यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर 2 3 7 और 8, that means that number not a perfect square number, यानी कि वो संख्या कोई परिपूर्ण वर्ग नहीं होगी, यस और नो। अब जो नहीं होगी उसी वजह से तो मैंने कहा कि क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब आपको समझ आया? व्हेन आई सी 7 देयर, दैट दिस इज द थ्योरी क्लियर मी, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उन्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि उन्हें किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, किसी नंबर से डिवाइड किया जाए, ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो उस समय आपके वापस आपको जाना पड़ता है प्राइम फैक्टराइजेशन पर, यानी कि वही प्राइम फैक्टर के कंसेप्ट पर जो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कैसे? क्योंकि उस संख्या के फैक्टर करने के बाद अगर पेयर नहीं बने, तो जिस संख्या का पेयर नहीं बना उसका पेयर बनाने से आप ये कह पाएंगे क्या, इसे परफेक्ट स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करके बनाया जा सकता है। और जब क्वेश्चन ये कहेगा नहीं नहीं मल्टीप्लाई करके इसे बड़ा नहीं करना है, डिवाइड करके इसे छोटा रखना है, तो वही संख्या जो अपना पेयर नहीं बना पाते उन्हीं से डिवाइड, तो वो जो संख्या जिससे मल्टीप्लाई या डिवाइड होना है वो है क्या, फिर प्राइम फैक्टर है, यस और नो। तो उस प्राइम फैक्टर को हमने देखना है कि क्या वो प्राइम फैक्टर है या मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स है, जिससे कि वो कोई कंपोजिट नंबर भी हो सकता है। दैट मीन्स क्वेश्चन क्या होगा, बोलो बातें समझ आई, नोट करो।
यस, क्लियर है? ये सच है बेटा कि अगर मैं टॉपिक को खोलता हूँ और नॉलेज की बात करता हूँ, तो कोचिंग लेने के बाद जब कंपैरेटिव किसी और के पास क्लास में बैठोगे तो वो इस पॉइंट पे बात करेंगे तो आपको रह रह के याद आएगी, यार सर ने एक शब्द पकड़ा था एक दिन क्लास में, प्राइम नंबर। उसके बाद तो प्राइम में घूमते रहे और कहाँ कहाँ उसका एप्लीकेशन है वहां तक चले गए। तो मजा ही तब आता है मैथमेटिक्स में जब उसका विजन क्लियर हो जाता है। अब देखो, मैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, बट मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, प्राइम फैक्टर की एप्लीकेशन का यूज कैसे है, कहाँ किस तरह के क्वेश्चन को समझना है। अब मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट लिस्ट नंबर, व्हाट लीस्ट नंबर should be added in 54,000 to get a perfect square number. अब जरा समझना, ये कह रहा है कि 54,000 में किस छोटी छोटी संख्या से मल्टी शुड बी एडेड, नहीं सॉरी सॉरी, मैंने गलती से एडेड लिख दिया, शुड बी मल्टीप्लाइड, व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड। मेरा ध्यान कहीं और चला गया, सॉरी, राइट, शुड बी मल्टीप्लाइड, एडिट का तो क्वेश्चन ही कहीं और चला जाएगा क्योंकि हम प्राइम फैक्टर पे काम कर रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ मल्टीप्लाइड या बाय डिवाइडेड आ जाए तो आप समझ जाएं कि ये प्राइम फैक्टर का ही प्रॉब्लम हमारे लिए रहेगा। ऐसे में हम इस 54,000 के जो फैक्टर करेंगे वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होने के नाते आप कैसे करेंगे, देखिए, ठीक है? आपको जो आदत है वो क्या है वो भी देख लेते हैं। आपकी आदत है में लगे रहोगे तो बहुत देर तक फैक्टर करते रहोगे। पहले 2 से करोगे 27, फिर 2 से करोगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, फिर 2 से करोगे 2 छक 12, 2 सत 14, 2 पंजे 10, फिर 2 से करोगे 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 सत 14, 2 पंजे 10, फिर 3 से करोगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 3 से करोगे 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से करोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 5 से करोगे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से करोगे, फिर 5 आएगा, फिर 5 आएगा। बेसिक तरीका यही है, बेसिक तरीका यही है। अब इसके फैक्टर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 की गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 3 गुणा 3, फिर 5 गुणा 5 गुणा 5, 5। हालांकि ये फैक्टर है। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं माना जा रहा, पहली बात, एंड में जीरो है, जीरो होने से हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो हम ये कहेंगे सर पेयर देखते हैं। ये दो संख्याएं ऐसी हैं जिनके पेयर नहीं बने, यानी कि इनके पेयर बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 3 से और 5 से। यानी कि आपके सवाल का आंसर 3 और 5 नहीं है, एक बार में आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपका नंबर है 15। मल्टीप्लाई किए जाने वाली संख्या प्राइम नंबर भी हो सकती है और कंपोजिट भी हो सकती है, बट उस तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि जिस संख्या के साथ ये क्वेश्चन पूछा गया है उसके प्राइम फैक्टर ही निकालने पड़ेंगे ताकि उसकी पेयरिंग की जा सके। अब इसमें आपका स्मार्ट वर्क कितना काम कर सकता है कि आप इस 54 के अंदर इस तरीके से देख सकते हैं कि जो 54 नंबर है ये आप लिख सकते हैं 9 6 54, यस और नो। और ये जो 1000 नंबर है इसे आप लिख सकते हैं 10 गुणा में 100, यस और नो। ये अपने आप में परफेक्ट स्कोर हो गया, ये परफेक्ट स्कोर हो गया। मेरी बात समझ आ रही होगी आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये हर संख्या पे वेरिएट करेगा, डिपेंड करता है आप कितने इंटेलिजेंट हो गए हैं। तो आप कहेंगे इसके फैक्टर क्या है, 2 और 3, और इसके फैक्टर क्या है, 2 और 5, यस और नो। तो पेयर फिर मिल गया। तो बचा क्या आपका, मतलब इस बात का क्या मतलब था, ये जो वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है, कंसंट्रेशन ज्यादा लगाना पड़ रहा है, इससे बचा जा सकता था इस संख्या के लिए, राइट, बता दीजिए।
डन? कोई डाउट है तो बोलो, ठीक है? नेक्स्ट, by which least number, by which least number should be, should 4750 be divided to get a perfect square number? चार हजार 750 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाए ताकि यह परिपूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? अब प्रोसेस वही कहता है, निकालो फैक्टर। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, राइट रॉन्ग? 5 से करेंगे, 5 चौक 20, यस और नो? फिर यहाँ 2 और 8, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, यस और नो? और फैक्टर करने पे आओगे तो आपको पता लगेगा कि इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे, है ना? 3 से नहीं हो पा रहा, 5 से नहीं हो पा रहा, 7 से होगा क्या? 7 से नहीं हो पा रहा, जो 3 से नहीं हो रहा वो 9 से कहां से होगा? है? ये नंबर अपने आप में एक प्राइम नंबर हो रखा है। क्या कह रहे हो? प्राइम नंबर हो जाएगा। इसके अंदर जो फैक्टर है, प्राइम तो नहीं बोल सकते आप इसे, ये कंपोजिट नंबर है। यहां जब नीचे जा रहे हैं, नीचे वाले को कह रहे होगे ना? अच्छा, मैंने वहां 4750 लिखा है, यहाँ पर उल्टा लिख दिया, तो उसको चेक कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से 2 5 10, राइट रॉन्ग? अब ये 5 से 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, यस और नो? फिर 5 से 5 नहीं 45, 2 5 पंजे 25, 5 से 19 पंजे 95। भाई साफ पता लग रहा है 19 के फैक्टर नहीं हो सकते, प्राइम नंबर है, राइट? अब पेयर बना सिर्फ इसका, बात हो रही है डिवाइड की। बाय विच लीस्ट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड? अब डिवाइड करने के लिए ना इसका पेयर बना, ना इसका बना, ना इसका बना, तो आपके पास जो नंबर है 4750, उसके जो फैक्टर हैं वो 2 गुणा 5 गुणा 5 है, गुणा 5 गुणा 19 है। तो आप पेयर तो यही बना पाए ना इसे परफेक्ट स्कोर करने के लिए, तो आपका आंसर होगा ये, यानी कि 2 गुणा 5 गुणा 19 अर्थात 190। अगर आप इस नंबर को 190 से भाग करोगे तो भाग करने के बाद 25 आएगा और फिर ये नंबर अपने आप में परफेक्ट स्कोर बन जाएगा। समझ गए? क्लियर? थैंक्स टू करेक्ट मी। अगर मैं वो नंबर लिख के चलता तो फिर पूरी की पूरी यही संख्या को डिवाइड करना पड़ता। हाँ, ये प्राइम फैक्टर ही करने पड़ेंगे, क्योंकि बेटा देखो हर नंबर का अपना एक नेचर है, उस नंबर के साथ जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है वो यही है। अगर आप इंटेलिजेंट हो, आपके सामने नंबर ऐसा है जो मैंने साइड में बताया था पिछले क्वेश्चन में, तब तो आप कर सकते हो, लेकिन हर नंबर के अंदर आप ऐसा काम नहीं कर सकते। तो जो हर नंबर में किया जा सके वो ये है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये क्वेश्चन भी प्राइम फैक्टराइजेशन से ही जुड़ा हुआ था। क्लियर? और कौन सा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो प्राइम फैक्टराइजेशन से जुड़ सकता है, ये बात भी अभी करेंगे। और ये भी पता करेंगे कि कैसे पता लगता है कि कोई नंबर प्राइम नंबर है भी या नहीं है, राइट? ठीक। अगर आप कोई नंबर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होता है नंबर को आप क्यूब बोलते हैं, और दिस इज कॉल्ड परफेक्ट क्यूब। इट इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है? अब जब आप क्यूब्स निकालते हैं डिजिट वाइज तो कोई डिजिट का रूल फॉलो नहीं हो पाता। कैसे? जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। यदि आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 0 ही है। इसको 3 बार करते हैं तो 1 है, इसको करते हैं 8 है,
इसको करते हैं तो 27 है। अब जरा ध्यान से देखना, यूनिट प्लेस पे 0 है, जीरो है, 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है। इसका मतलब है बेटा, जब हम परफेक्ट क्यूब की बात करते हैं तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं निकल के आता कि यूनिट प्लेस को देखकर हम ये बता सकें कि ये परफेक्ट क्यूब हो ही नहीं सकता। यस और नो? लेकिन इनके आने पर ये कन्फर्म नहीं है कि वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। 37 और 27 में ये डिफरेंस है कि 27 एक परफेक्ट क्यूब है लेकिन 37 नहीं है। दोनों के एंड में 7 है। 7 होने से ये क्लियर नहीं होता कि परफेक्ट क्यूब होगा। क्लियर इस बात से होता है कि प्राइम फैक्टर करने के बाद उसके पेयर करते समय 3 का पेयर बनना चाहिए। यस और नो? तो हम फिर प्राइम फैक्टर पे पहुंच गए वापस। क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम है यहाँ भी प्राइम फैक्टर का ही है। तो ये बात लॉजिकली समझ आई कि नो सच डिजिट कैन एक्सप्लेन फॉर अ पर्टिकुलर नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट, बिकॉज all the digits are possible at unit place of a perfect cube number। सभी प्रकार के अंकों का किसी भी परिपूर्ण घन के इकाई के स्थान पे आना संभव है। यस और नो? संभव मतलब संभावना है। क्लियर है? तो हम इसमें कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं लिख पाएंगे क्योंकि सभी डिजिट्स आ जाती हैं। फिर क्वेश्चन क्या बनता है? फिर प्राइम फैक्टर इसकी हेल्प करता है क्या? बाय विच नंबर 54,000 should be divided to get a perfect cube number। यदि आप समझे तो यहां पर भी डिवाइडेड वाली बात हो रही है। दिस वर्ड डिवाइड, यानी कि ये डिवाइड और मल्टीप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो फैक्टर्स के साथ है, राइट और रॉन्ग, और मल्टीपल्स के साथ है। तो हम यहाँ पर 54,000 का ऐसे लिख सकते हैं, वही जो हमने फैक्टर लिखे थे। क्या लिखे थे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यही कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले। 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 3 बार और 5 बार, 5 भी 3 बार, यही फैक्टर थे बेटा। अब हम चाह क्या रहे हैं? ध्यान से देखो, वर्ड क्या लिखा है? क्यूब नंबर है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो पेयर कितने के होंगे? 3 3 के। यस और नो? क्लियर? तो किससे? 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर होगा, तो इफ यू विल डिवाइड दिस नंबर बाय 2 तो 54,000 बन जाएगा 27,000। तो 27 भी क्यूब है और 1000 भी क्यूब है। यस और नो? समझ आया? तो ये भी प्राइम फैक्टर का ही एक एग्जांपल है, जो एप्लीकेशन ऑफ प्राइम फैक्टर हम समझते हैं। इसी में मल्टीप्लाई का क्वेश्चन भी बन सकता है, नोट कर लो। समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत है बेटा अभी तक? आगे चलते हैं। बाय विच लीस्ट नंबर 54,000 should be multiplied to get
अ परफेक्ट क्यूब नंबर। तो 1000 में कम से कम किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें ताकि ये परिपूर्ण घन बन जाए। तो इसका सॉल्यूशन निकालते समय आपको 54,000 के प्राइम फैक्टर ही चाहिए होते हैं, और वो वही है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48 तिया गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। इन फैक्टर में ये बन गए आपके क्यूब के पेयर्स। लेकिन ये दो अकेला अब की बार क्वेश्चन डिवाइड का नहीं है, मल्टीप्लाई का है। तो इस दो को जरूरत पड़ेगी 2 गुणा 2 की। तो आपके सवाल का आंसर होगा, तो ये थी स्टोरी ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम नंबर से शुरू हुए थे, तो कैसे पता लगे कि कोई नंबर अपने आप में प्राइम नंबर है या नहीं है। अब ये लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, सीखते हैं हाउ टू फाइंड आउट अ नंबर इज अ प्राइम नंबर। मजा आया आज की क्लास में? बिल्कुल क्लियर है बेटा? हो गया नोट? तो मैं आपको बताता हूँ कैसे पता लगता है एक नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे द लीस्ट इवन प्राइम नंबर इज, आप कहेंगे 2। द लीस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे 2। राइट? द लीस्ट ऑड प्राइम नंबर इज 3। राइट? द ग्रेटेस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2। द ग्रेटेस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2, क्योंकि 2 अकेला अपने आप में छोटा बड़ा सब कुछ वही है। तो हाँ, देखो प्राइम नंबर में, जब आप प्राइम नंबर में जाते हैं बेटा, तो प्राइम नंबर है क्या? रियल नंबर है। और रियल नंबर में से वो कहां से निकल के आया? नेचुरल नंबर से निकल के आया। नेचुरल नंबर में कौन कौन से 2 नंबर होते हैं? एक होता है इवन और एक होता है ऑड। भाई प्राइम नंबर या तो इवन होगा या ऑड होगा। अब इवन में सिर्फ एक इकलौता है 2, और ऑड में पता नहीं कितने हैं, 3 5 7 11 13 17 19, बाकी पता नहीं कहां तक, अनंत तक है। तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि द लीस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2, द ग्रेटेस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2, तो अकेला अपने आप में एक ही नंबर है। तो सबसे बड़ी इवन प्राइम नंबर कौन सा है? 2। सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा है? 2। सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन सा है? 3। सबसे बड़ा ऑड प्राइम नंबर कौन सा है? इन्फिनिटी। पता नहीं कौन है। राइट? अब ये कैसे पता लगे कि जो ये 19 है ये एक प्राइम नंबर है? हम जानते हैं प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नहीं है, क्योंकि इसे सिर्फ 2 ही संख्या भाग कर सकती है, 1 और 19। 2 से ज्यादा नंबर भाग करते हो तो कंपोजिट होता है। अब 19 को चेक करना है। 19 से ठीक पहले एक नंबर है 16, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है ये? इस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट है 4। यस और नो? इस 4 से पहले सिर्फ एक ही नंबर बचता है प्राइम नंबर की लिस्ट में, 3। अगर ये 3 इसको डिवाइड नहीं कर पाया, राइट और नो? अगर ये 3 इसको डिवाइड नहीं कर पाया, तो 19 को हम डिक्लेयर कर देंगे कि 2 प्राइम नंबर है। जैसे एग्जांपल, मेरी बात समझना मैंने क्या कहा। किसी भी नंबर के प्राइम नंबर पता करने का तरीका क्या है? उसका स्क्वायर रूट निकालो, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। यस और नो? और नहीं होगा वो परफेक्ट स्क्वायर। तो जब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो स्क्वायर रूट निकालोगे, तो वो, जैसे मैं इसका स्क्वायर रूट निकालने की बात करूं, तो 19 का स्क्वायर रूट अगर आप स्क्वायर रूट के मेथड से निकालने लगे, तो 4 चौक 16, तो ये 4 पे जाएगा। ऐसे ही कोई नंबर ले लिया आपने 73, और आप जानना चाहते हैं कि 73 एक प्राइम नंबर है या नहीं है, तो इसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो मैक्सिमम किस पे जाएगा? 8 8 64। इस 8 से पहले जो प्राइम नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? इस 8 से पहले, इस 8 से पहले जो प्राइम नंबर है वो है 2 3 5 और 7। क्योंकि ये ऑड नंबर है, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, इनके दोनों का जोड़ 3 से भाग नहीं होता, 7 और 3 10, तो ये 3 से भाग नहीं होता। इसके एंड में 5 और 0 नहीं है, तो ये 5 से नहीं होता। 7 से भाग करोगे तो 7 की टेबल में 73 नहीं आता। यानी कि ये 4 नंबर ये डिसाइड करते हैं मिलकर कि अगर तू हम चारों से भाग नहीं हो सकता, तो फिर तू भाज्य नहीं अभाज्य है, यानी कि तू प्राइम नंबर। आई मेरी बात समझ? आप जानना चाहते हैं कि 147 के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं है? यस और नो? 144 से पहले 144 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जिसका स्क्वायर रूट अगर आप निकालोगे तो 12 है। और 12 से पहले जो प्राइम नंबर्स हैं वो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। यस और नो?
इन नंबर से कहेंगे 147 के बारे में 2 से भाग नहीं होता, 3 से होता है क्या? 7 4 11 और 1 12, यहां से निकल के आ गया यस। और जैसे ये 3 से भाग हुआ तो इसका मतलब है 147 1 से भी हो गया, 147 से भी हो गया और 3 से भी हो गया, और जो नंबर 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो गया वो प्राइम कैसे होगा? वो तो कम। अब आया मेरी बात समझ में? क्लियर है? तो फाइनली यू अंडरस्टूड हाउ टू जज अ नंबर अ प्राइम नंबर और नॉट। क्लियर? थैंक यू, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।